नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने टॉपिक को कवर किया था पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, जो आपके सुपर टेट से रिलेटेड बाल मनोविज्ञान के सेक्शन में 5th टॉपिक होता है, यानी कि ये आपका 5th चैप्टर है जिसका नाम है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। और पढ़ने के लिए वातावरण के सृजन करने टॉपिक पर बेस्ड हमने 2 क्लासेस कवर किए हैं, जिसके माध्यम से मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सभी कंटेंट को कवर करा दिए हैं। आज की क्लास में हम इस पर आधारित प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना एज अ टीचर किस तरीके से करता है और उनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना टॉपिक के पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट में किस प्रकार के प्रश्न है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स कि बालक की पढ़ाई के अनुकूल वातावरण तैयार करने वाली किन्हीं 3 मूल तत्वों का नाम बताइए। यानी कि जो बालक की पढ़ाई के लिए जो भी आप वातावरण तैयार करते हैं, जो भी वातावरण आपने इस टॉपिक से रिलेटेड तैयार किए हैं, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो भी आपने वातावरणों के बारे में जाना है बालकों की पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए 3 मूलभूत तत्व होते हैं। उसमें मैंने आपको बता रखे हैं कि 3 मूलभूत तत्व कौन कौन से होते हैं। तो यदि आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि परिवार, समाज और शिक्षा। ऑप्शन बी कहता है परिवार, समाज और विद्यालय। ऑप्शन सी कहता है कि समाज, शिक्षक और परिवार। और ऑप्शन डी कहता है कि परिवार, छात्र और समाज। तो यदि स्टूडेंट्स आपने कंटेंट को अच्छे से देखा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन लगा सकते हैं कि जो 3 मूलभूत तत्व होते हैं वो होते हैं आपके परिवार, समाज और विद्यालय। इसीलिए इसका परिवार, समाज और शिक्षा नहीं होता इसमें, तो इसीलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है समाज, शिक्षक, परिवार, यानी समाज और परिवार तो होता है बट शिक्षक नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और परिवार, छात्र, समाज में परिवार और समाज तो होता है बट छात्र नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी जिसमें परिवार, समाज और विद्यालय होते हैं। ये बालक के विकास के लिए 3 मूलभूत तत्व में आते हैं। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि बालक की प्रथम पाठशाला के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, आपको बताना है कि बालक की प्रथम पाठशाला हम किसको कहते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है समाज, ऑप्शन बी कहता है परिवार, ऑप्शन सी कहता है विद्यालय और ऑप्शन डी कहता है रिश्तेदार। अब आपको बताना है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है। अगर आपने क्लासेस को अच्छे से अटेंड किया तो आप इजीली इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जब बच्चा सर्वप्रथम विद्यालय में जाता है तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है और उसकी मिनिमम एज कम से कम 5 वर्ष का होता है जब बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है। तो बताइए, जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में जाता है तो जिस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाता है उस शिक्षा को हम जानते हैं औपचारिक शिक्षा के नाम से। तो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब विद्यालय में बालक जाता है तो उसकी मिनिमम एज 5 वर्ष की होती है। इसका मतलब बालक 5 वर्ष का होगा तभी वो विद्यालय जा पाएगा, और 5 वर्ष से पहले जो भी उसने चीजें सीखी हैं अपने जीवन में वो शिक्षा के अनौपचारिक कैटेगरी में आते हैं, उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा बच्चा क्या समाज से सीखता है, क्या विद्यालय से सीखता है, क्या रिश्तेदार से सीखता है। अगर आप देखेंगे तो तीनों ऑप्शनों में बेस्ट ऑप्शन होगा परिवार, क्योंकि बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले परिवार में होता है। रिश्तेदार उसके कभी हो भी सकते हैं, मिलने के लिए आ जाए, या फिर नहीं भी हो सकते, इसलिए रिश्तेदार तो नहीं होगा। और ना ही समाज होगा, क्योंकि वो जन्म के तुरंत बाद समाज में नहीं जाता, और ना ही वो विद्यालय में जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन परिवार होगा, और परिवार को हम बालक की प्रथम पाठशाला भी कहते हैं। अगर आपने इस टॉपिक पर बेस्ड कंटेंट को कवर किया है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को राइट लगा चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो एक परिवार के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। देखिए, एक परिवार आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं कि आप जिस परिवार से बिलोंग करते हो उसमें कौन कौन से सदस्य हैं। तो अपने व्यावहारिक जीवन से जुड़कर भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन ए बताता है माता पिता, ऑप्शन बी है भाई बहन, ऑप्शन सी है पारिवारिक रिश्तेदार और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि परिवार के अंतर्गत माता पिता भी होंगे, एक परिवार के अंतर्गत भाई बहन भी होते हैं, और पारिवारिक रिश्तेदार जैसे चाचा जी, चाची जी, ताई जी, ताऊ जी, दादाजी, दादी जी, ये सभी भी पारिवारिक रिश्तेदारों के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए ये भी आपके लिए हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का इजीली आप आंसर कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि एक परिवार के अंतर्गत सदस्य होते हैं माता पिता, भाई बहन एवं पारिवारिक रिश्तेदार। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी।
आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि परिवार की किन गतिविधियों का प्रभाव बालक पर पड़ता है। देखिए परिवार की जो गतिविधियां हैं उसका प्रभाव जो है वो बालक पर पड़ता है। तो ये आपको बताने की कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो बालक पर प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन ए कहता है सामाजिक स्तर, ऑप्शन बी कहता है व्यवहार एवं पालन पोषण, ऑप्शन सी कहता है शैक्षिक स्तर और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं जो बालक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सामाजिक स्तर का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, व्यवहार एवं पालन पोषण जैसा आप बच्चे को देंगे उसके व्यवहार और पालन पोषण उसी अनुरूप हो पाएगा, और जैसा आप परिवार में शैक्षिक स्तर देंगे उसी तरीके से हो पाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि परिवार की सभी गतिविधियां जो है सामाजिक स्तर कह लीजिए आप, व्यवहार पालन पोषण कह लीजिए या फिर शैक्षिक स्तर कह लीजिए, इन सभी गतिविधियों का प्रभाव बालक पर पड़ता है। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि माता पिता और भाई बहन से युक्त परिवार को क्या कहा जाता है। देखिए माता पिता जिस परिवार में होते हैं और भाई बहन जिस परिवार में होते हैं ऐसे परिवार को क्या कौन सा परिवार कहते हैं हम। ऑप्शन ए कहता है संयुक्त परिवार, ऑप्शन बी कहता है एकल परिवार, ऑप्शन सी कहता है एकल एवं संयुक्त परिवार और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स परिवार जो है वो दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक होते हैं आपके एकल परिवार और दूसरे होते हैं आपके संयुक्त परिवार। अब मैं आपको बता दूं एकल परिवार कौन से होते हैं, जिस परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं उस परिवार को हम एकल परिवार कहते हैं, और जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चों के अलावा और भी सदस्य उस परिवार में होते हैं जैसे चाचा चाची या फिर ताऊ ताई जी या फिर आपके दादा दादी जी, ये सभी जिस परिवार में होते हैं उस परिवार को हम कहते हैं संयुक्त परिवार। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ पाए होंगे कि माता पिता और भाई बहन यानी कि माता पिता और उनके बच्चे जिस परिवार में होते हैं ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार नहीं कह सकते और एकल और संयुक्त भी नहीं कह सकते, इनमें से कोई नहीं भी नहीं कह सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा एकल परिवार। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माता पिता भाई बहन और संबंधित रिश्तेदारों से युक्त परिवार को किस नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चों के अलावा और भी रिलेटिव्स परिवार में होंगे तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और हमें यह भी पता है कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए इसका एकल परिवार ऑप्शन नहीं हो सकता, संयुक्त परिवार ही होगा। एकाकी परिवार कोई परिवार होता नहीं है और सामूहिक सदन भी नहीं होता, और ना ही एकल परिवार यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका संयुक्त परिवार हो जाएगा, जहां माता पिता उनके बच्चे यानी भाई बहन और उनसे संबंधित जो भी रिश्तेदार जिस परिवार में होते हैं ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो बालक की अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ कहां से होता है। देखिए अभी आपसे मैंने डिस्कशन किया औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में, तो बालक की अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ कहां से होता है। तो ऑप्शन ए कहता है गुरुकुल में, ऑप्शन बी कहता है छात्रावास में, ऑप्शन सी कहता है परिवार में और ऑप्शन डी कहता है पास पड़ोस में। देखिए प्राचीन समय में यानी कि आज से कुछ वर्ष पहले यानी 100 वर्ष या 150 वर्ष पूर्व बालक जिस प्रणाली के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी कि आज तो हम उसको विद्यालय कहते हैं, इससे पहले जब आप वैदिक कालीन शिक्षा में जाएंगे तो वैदिक कालीन में जो विद्यालय है उसको गुरुकुल कहा जाता है। और गुरुकुल में जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है तो उसमें बच्चा जो है कम से कम, जैसे कि अगर आप वैदिक कालीन में जाएंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि मिनिमम एज बालक जब विद्यालय में जाता है तो 5 वर्ष होता है, बट वैदिक कालीन में जब आप जाएंगे, जब मैं आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास टॉपिक को कवर कराऊंगा तो उस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है, मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या होती है, बौद्ध कालीन शिक्षा, इन सभी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप वैदिक कालीन के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते थे तो उस समय जो है डिवाइड जाति के आधार पर उपवर्गों में डिवाइड किया गया था, और जो ब्राह्मण होते थे उनके बालकों को भी कम से कम 8 वर्ष की मिनिमम आयु होती थी जब बच्चा
गुरुकुल में प्रवेश करता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो गुरुकुल यानी कि मान लीजिए आज के समय में गुरुकुल को विद्यालय कहा जाता है, उस समय गुरुकुल कहा जाता था। और गुरुकुल में जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है वो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया है। तो इसीलिए एक तरीके से विद्यालय समझ लीजिए, तो जहां पर बच्चा औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। और प्रश्न में आपसे अनौपचारिक शिक्षा की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है छात्रावास, यानी कि जो हॉस्टल होते हैं जहां पर बालक या बालिकाएं रहकर पढ़ाई करते हैं, तो छात्रावास भी विद्यालय का ही एक अंग होता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और तीसरा ऑप्शन है परिवार, और चौथा है पास पड़ोस। तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा यानी कि ऐसी शिक्षा जो वो स्कूल से प्राप्त नहीं करता, बाकी जगहों से प्राप्त करता है, तो वो परिवार से भी सीखता है और पास पड़ोस से भी सीखता है। बट मैं अगर आपसे बता दूं स्टूडेंट, दोनों ऑप्शनों में बेस्ट ऑप्शन तो पास पड़ोस में बालक बाद में जाता है, पहले वो परिवार में रहता है। यानी कि शुरुआत किसी भी बालक के जीवन के जो शुरुआत के स्तर होते हैं वो सबसे पहले जन्म के तुरंत बाद पास पड़ोस में नहीं जाता, सबसे पहले वो परिवार के साथ रहता है। 3-4 वर्ष तक मैक्सिमम वो परिवार के साथ ही रहता है, बाद में वो पास पड़ोस में जाना प्रारंभ करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका परिवार हो जाएगा। कि बालक की अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ कहां से होता है, तो बालक की अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ उसके परिवार से होता है। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे और आपने समझ लिया होगा इस टॉपिक का, इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि बालक के प्रथम शिक्षक के रूप में किसे माना जाता है। इस पर भी मैंने आपसे डिटेल में बात की है और मैं एक बार और आपको बता दूं, अगर आपने कंटेंट को नहीं देखा है मेरे इस टॉपिक पर बेस्ड जो मैंने वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, तो आप उसको जरूर देखिए। ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान है और आप यदि देखेंगे तो आप इजीली इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। बट मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं कि बालक के प्रथम शिक्षक के रूप में किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कहता है माता, ऑप्शन बी है पिता, ऑप्शन सी है बहन और ऑप्शन डी है शिक्षक। तो देखिए प्रथम शिक्षक जो होता है बालक का, यानी बालक का जो प्रथम शिक्षक होता है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी बालक के जन्म के बाद वो सर्वप्रथम जिस व्यक्ति के पास होता है वो उसकी माँ होती है। यानी कि बच्चा जो है अपने जीवन के प्रारंभिक समय में सबसे ज्यादा वक्त, सबसे ज्यादा समय वो अपने माँ के साथ बिताता है। तो जब वो अपने माँ के साथ बिताता है तो उसके ज्यादा से ज्यादा जब वो अपने माँ के पास रहता है तो वो बहुत सारी चीजें सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बालक की माता होती है वो उनके प्रथम शिक्षक होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन को आप इजीली चूज कर सकते हैं कि बालक के प्रथम शिक्षक के रूप में हम माता को जानते हैं। आई होप आपने भी क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि मातृभाषा का अर्जन बालक द्वारा कहां से किया जाता है। तो ऑप्शन बताने, यानी कि मातृभाषा का जो अर्जन होता है, मातृभाषा का अर्जन बालक के द्वारा कहां से किया जाता है। तो बालक पास पड़ोस से करता है मातृभाषा का अर्जन, या फिर विद्यालय से करता है, या फिर परिवार से करता है, या फिर समाज से। तो आप बताइए मातृभाषा यानी मदर टंग, यानी बच्चे की सबसे प्रारंभिक भाषा जो है वो मातृभाषा है। बच्चा लिखना जरूर नहीं जानता बट उसको बोलना आ जाता है क्योंकि वो सबसे पहले सुनता है। और यदि आपने सीडीपी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और बाद में वो लिखता है, जिसका मैंने ट्रिक आपको बताया था सबपल से हम जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और लिखता है। तो मातृभाषा का जो अर्जन बालक करता है वो उसको लिखित में नहीं करता, सबसे पहले वो सुनता है और फिर बोलता है। तो वो जो सुनता है, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में यदि आप देखेंगे तो मातृभाषा का अर्जन बच्चा सबसे पहले, यानी सबसे पहले बालक कहाँ पर उपस्थित होता है, तो पास पड़ोस में नहीं होता, ना ही विद्यालय जाता है और ना ही समाज में जाके मिलता है, वो सबसे पहले परिवार में होता है। तो इसका मतलब उसकी जो परिवार से जो वो लैंग्वेज सीखता है, जो भाषा सीखता है, उसको उसकी मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा का अर्जन बालक द्वारा कहाँ से किया जाता है, तो उसके परिवार से किया जाता है। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपने भी इसके राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स कि प्रथमतः बालक के व्यक्तित्व का विकास कहाँ होता है। प्रथमतः बालक के व्यक्तित्व का विकास कहाँ होता है, यानी कि जो बालक है प्रथम सबसे पहले बालक के व्यक्तित्व का विकास आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए कहता है विद्यालय वातावरण में, ऑप्शन बी कहता है परिवार में, ऑप्शन सी कहता है खेल के मैदान में और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताने हैं कि प्रथमतः बालक के व्यक्तित्व के विकास कहाँ पर होते हैं। तो बालक के व्यक्तित्व का विकास सबसे पहले कहां पर होता है, तो विद्यालय वातावरण में तो बालक 5 वर्ष के बाद जाता है। अगर आप करंट में देखेंगे इस समय जो बालक फर्स्ट क्लास में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो लगभग 5 से 6 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष के बाद ही बालक जो है
वो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, तो इसका मतलब विद्यालय वातावरण में तो उसका व्यक्तित्व विकास सबसे पहले नहीं होता, और ना ही वो जन्म के तुरंत बाद खेल के मैदान में जाता है, और ना ही इनमें से कोई नहीं होगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का बाकी बचा हुआ ऑप्शन राइट होगा, और वो है परिवार में। तो प्रथमतः बालक के व्यक्तित्व का विकास कहाँ होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सबसे पहले बालक के व्यक्तित्व का विकास उसके परिवार से होता है। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन लगा लिए हैं और यहां तक सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 कि समाज से क्या आशाएं हैं, यानी कि आपको समाज से क्या आशाएं हैं। ऑप्शन ए कहता है व्यक्तियों का समूह, ऑप्शन बी कहता है पारिवारिक समूह, ऑप्शन सी कहता है विद्यालयों का समूह, और ऑप्शन डी कहता है पुरुषों का समूह। अब आपको बताना है कि समाज से क्या आशाएं हैं। क्या आप समाज उसको कहते हैं जहां पर व्यक्तियों का समूह होता है, या फिर क्या आप पारिवारिक जो समूह होते हैं यानी परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके जो समूह होते हैं उसको समाज कहते हैं, या फिर आप विद्यालयों का जो समूह होता है उसको समाज कहते हैं, या फिर आप पुरुषों का जो समूह होता है उसको समाज कहते हैं। बताइए आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या हो सकता है। तो समाज से क्या आशा है, तो देखिए पुरुषों का समूह सिर्फ पुरुष ही जिसमें होंगे उसी को समाज कहेंगे, जरूरी नहीं है। और पारिवारिक जो रिश्तेदार होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको भी हम समाज नहीं कह सकते, और विद्यालयों का जो समूह होता है उसको भी हम नहीं कह सकते। यानी कि जो व्यक्तियों का समूह है, चाहे उसमें मेल हो या फीमेल हो, सभी व्यक्तियों का जो समूह है, एक ग्रुप है, उसको हम समाज कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके व्यक्तियों का समूह। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो बालक में सामाजिक क्रियाकलापों का विकास कहां से होता है। तो बताइए बालक में जो सामाजिक क्रियाकलापों का विकास होता है वो कहां से होता है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है गृह से, ऑप्शन सेकंड कहता है विद्यालय के वातावरण से, ऑप्शन सी कहता है समाज से, और ऑप्शन डी कहता है पास पड़ोस से। तो आप बताइए कि बालक में सामाजिक क्रियाकलापों का विकास इन चारों ऑप्शनों में कहां से उसका सामाजिक विकास हो पाएगा आपके हिसाब से। तो देखिए घर से बालक का सामाजिक विकास कभी नहीं होता, और सिर्फ विद्यालय के वातावरण से भी नहीं होता, समाज से हो सकता है और पास पड़ोस से। तो जो समाज है उसी में ही पास पड़ोस इंक्लूड हो जाते हैं। इसीलिए आपके जो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, बट अगर आप इसमें बेस्ट ऑप्शन देखेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि समाज के अंतर्गत ही आपके आस पड़ोस वाले आ जाते हैं। ये एक समाज एक व्यापक शब्द है और आस पड़ोस वाले एक संकुचित शब्द है। इसीलिए पास पड़ोस और समाज में यदि आपको बेहतर ढूंढना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा समाज, यानी बालक में सामाजिक क्रियाकलापों का विकास समाज से होता है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन आपका समाज हो जाएगा, पास पड़ोस के अलावा भी। तो आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे कि बालक में सामाजिक क्रियाकलापों का विकास जो है उसके समाज से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक समाज से किन किन भावनाओं को ग्रहण करता है। देखिए बालक समाज से यानी समाज से ऐसे कौन कौन सी भावनाएं हैं जिनको वो ग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए है प्रेम, ऑप्शन बी है द्वेष, और ऑप्शन सी है संगठन, और ऑप्शन डी है ये सभी। बताइए कि बालक समाज से यानी कि जब बच्चा समाज में होता है तो समाज में बहुत सारे लोगों से मिलता है जुलता है, यानी कि बहुत सारे लोगों से उसका उठना बैठना होता है, तो वो कौन कौन सी चीजें सीखता है। तो समाज से वो प्रेम भी सीखता है, समाज से वो द्वेष भी सीखता है, यानी कि जो द्वेष रखने की जो भावना है, यानी कि जो नकारात्मक चीजें हैं द्वेष, इस तरीके की भावनाएं भी बालक जो है वो समाज से सीखता है। और संगठन कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, ये भी वो समाज से सीखते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सभी, क्योंकि बालक समाज से ये सारी गतिविधियों को सीखते हैं। अगर आपने मेरे कंटेंट वाले वीडियोस को देखे होंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि सामाजिकरण का औपचारिक साधन क्या है। आपको बताना है कि जो सामाजिकरण है इसका औपचारिक साधन क्या है। ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है शिक्षक, और ऑप्शन डी है वंशानुक्रम। तो आपको बताना है कि जो सामाजिकरण का औपचारिक साधन है, यानी कि जिस साधन के द्वारा, जिस औपचारिक साधन की हेल्प से आप सामाजिकरण को सीख सकते हैं वो कौन सा है। तो आप बताइए कि क्या परिवार है। आपको पता है कि परिवार एक अनौपचारिक है तो इसलिए परिवार नहीं हो सकता, और शिक्षक, शिक्षक एक संकुचित शब्द है, और वंशानुक्रम भी आपका नहीं हो सकता। यानी शिक्षक और शिक्षा दोनों के हिसाब से यदि हम देखें तो शिक्षक एक
चीज को प्रदर्शित करते हैं। और जो शिक्षा है उसके अंतर्गत बहुत सारे अध्यापक भी आएंगे, बहुत सारी पाठ्य वस्तु और जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और ये सब के सब क्या है, एक औपचारिक साधन है किसी भी बालक के सामाजिकरण, यानी कि कोई भी अपना जो सामाजिक डेवलपमेंट करना चाहता है यानी सामाजिक विकास करता है तो इसके लिए औपचारिक साधन उसका शिक्षा हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन भी आपका हो जाएगा शिक्षा, यानी कि बी। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन इजीली लगा लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक समाज में सामाजिक अंत्यक्रिया के लिए सदस्यों में क्या महत्वपूर्ण होता है। यानी कि एक समाज में यदि आप सामाजिक अंत्यक्रिया करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपके समाज के सदस्य हैं उनमें क्या महत्वपूर्णता होनी चाहिए या क्या महत्वपूर्णता होता है। ऑप्शन फर्स्ट है समाजीकरण, ऑप्शन सेकंड है पारिवारिक जागरूकता, ऑप्शन थर्ड है पारस्परिक जागरूकता और ऑप्शन फोर्थ है समाज। बताइए एक समाज में, यानी कि आप जिस समाज में बिलोंग करना चाहते हैं उस समाज में जितने भी सदस्य हैं वो आपस में सामाजिक अंत्यक्रिया करते हैं। तो सामाजिक अंत्यक्रिया के लिए जो सदस्यों में क्या महत्वपूर्ण होता है आपके हिसाब से। तो देखिए आप जब सामाजिक अंत्यक्रिया करते हैं तो उस प्रोसेस को सामाजिकरण कहते हैं, तो इसलिए सामाजिकरण तो नहीं होगा। और ना ही पारिवारिक जागरूकता यदि होंगे, यानी कि परिवार के सदस्यों में यदि जागरूकता होंगी तो वो समाज में नहीं काउंट होगा क्योंकि वो समाज नहीं कहलाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता और सिर्फ समाज भी नहीं हो सकता। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो सदस्य होते हैं समाज के वो जब सामाजिक अंत्यक्रिया करते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो उनमें पारस्परिक जागरूकता जरूरी है, यानी कि आपस में जो लेन देन है वो ज्यादा जरूरी है। यदि पारस्परिक जागरूकता उनमें होंगी तो वो सामाजिक अंत्यक्रिया को सही ढंग से प्रचलित कर पाएंगे, तो उनका जो समाज होगा वो भी डेवलप हो पाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा कि एक समाज में सामाजिक अंत्यक्रिया के लिए सदस्यों में जो है पारस्परिक जागरूकता होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पारस्परिक जागरूकता। आई होप आपने सारे प्रश्न देखे होंगे। यहाँ तक जो 15 प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, यानी पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, जो आपने टॉपिक को कवर किया है उसके बाद उस पर आधारित जो प्रैक्टिस सेट में आपने 15 क्वेश्चन किए हैं तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं या किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और सारे प्रश्नों के इजीली आप आंसर दे पाए होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे जिनको आपने जाना, और इसी रिलेटेड इसी तरीके के नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे इस टॉपिक का और उसके बाद इस टॉपिक को भी समाप्त कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।